हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हैं सब लोग आप? और उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। एंड पढ़ाई शुरू कर दी होगी अब तक, बिकॉज फेब स्टार्ट हो चुका है। एंड जहाँ तक मज़े करने थे आपने बहुत कर लिए, है ना? क्योंकि नोटिफिकेशंस आप लोग रेगुलरली मुझे लगता है देख ही रहे होगे, पढ़ रहे होगे, सुन रहे होगे। सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होने वाले हैं, फिर चाहे वो स्कूल के हों, छोटे बच्चों के हों, या बड़े बच्चों के हों, या ग्रेजुएशन के हों। ऑलमोस्ट सारे आपके पेपर ऑफलाइन ही होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी जितना भी टाइम बचा है ऐसे शुरू कर दो, है ना? मेरे ख्याल से शायद यही महीना है, आपका मंथ है प्रिपरेशन के लिए। तो जो लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो मेरी बात मानते आ रहे होंगे, उनकी तैयारी होगी और बाकियों की नहीं होगी, है ना? बट डोंट वरी, जब जागो तब सवेरा, है ना? जैसे आप सपोज करो एक महीना रह गया, तो इस महीने में अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे कितना फटाफट कवर करना है। डेली के आवर्स बढ़ा दो आप पढ़ने के। करना तो पड़ेगा बॉस, अगर नंबर चाहिए तो, है ना? नॉट कि मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि नंबर के पीछे भागो, बट फिर भी नंबर, आपका ओवरऑल स्कोर तो अच्छा आना ज़रूरी है, राइट? तो इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। एंड आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है, याद है आपको पिछली बार हमने शुरू किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेसिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कराई थी मैंने आपको, है ना? उसी को हमें थोड़ा सा, उसका एक पार्ट रह गया था जो मैंने आपसे कहा था, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, एंड देन इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। आप लोग सोचोगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस? यस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है एटम में, वो पता लगेगा। और वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड इलेक्ट्रॉन का एड्रेस थोड़ा हम इस वीडियो में बताएंगे और थोड़ा अगली वीडियो में। तो उसको जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कहाँ नहीं, क्या करता है, कैसे घूमता है ना? और जो उसका घर है वो कैसा है, वो सब जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और उम्मीद करती हूँ जो लोग भी जुड़ चुके हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक शेयर करते रहा करो। लाइक शेयर करने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा आपने थोड़ा सा अपनी एक उंगली को कष्ट देना है, जस्ट लाइक किया, शेयर कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसका कारण ये है कि चैनल पे जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कोई न्यूज़ है, कुछ भी है जो मैं आपसे शेयर करूँ, वो आपसे मिस हो जाएगी अगर आपने बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस नहीं किया, ठीक है? तो एक काम ज़रूर करना, सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड आराम से देखना है और अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है। तो आपको इस वीडियो में और अगली वीडियो में दोनों को मिला के पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा पहला टॉपिक, जो लास्ट वाले टॉपिक से कनेक्टिंग है, जो रहता था, पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो मैंने आपसे कहा था, जो लेटेस्ट मॉडल है एटम का, जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, या जिसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि पूरी एक नई ब्रांच पे बेस्ड है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमने इस मॉडल के जो पोस्टुलेट्स करने हैं, सबसे पहले तो वो करने हैं। देखो, इसमें कुछ आपके जो पोस्टुलेट्स हैं या पॉइंट्स हैं, वो आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि आपको क्वांटम मैकेनिक्स डिटेल में नहीं पता, है ना? तो थोड़ा सा आपने क्या करना है कि थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि क्रैमिंग भी होगी। उसका कारण क्या है, डिटेल में तो टॉपिक पता नहीं है, डिटेल में टॉपिक में आपको पढ़ा भी नहीं सकती अभी। उसका कारण है कि वो चीज़ आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे है ना? अब तो जो चीज़ ग्रेजुएशन के लेवल पे है वो अभी कैसे करा दूं? तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा, मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रेजेंट होता है, जिस एनर्जी लेवल पे है, जिस शेल में है, उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी की। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो शेल का नंबर है ना, जिस भी शेल में है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। उसी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड। गला ना मेरा बोल बोल के एक्चुअली दिन भर में लाइव क्लासेस लेनी है, कभी कहीं क्लास कभी कहीं क्लास, उसके कारण गला कई बार ऐसा लग रहा होता है कि कहते नहीं, जैसे हल्का हल्का खराश सी आने लग जाती है ना? तो वैसे ही मेरी आवाज़ एक तो ऐसी है और बची कुची बोल के ऐसी हो जाती है। चलो एनीवेज, जो ये आपकी एनर्जी वैल्यूज़ हैं, ये हमें सारी कहाँ से मिली हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ना जो आपकी, उसके सॉल्यूशन से, ठीक है? जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उससे निकली है, ठीक है? अपने याद है फॉर्मूले में था, उसमें E माइनस वी था ना, ब्रैकेट में करके साई था। तो E माइनस वी, ई क्या था? E टोटल एनर्जी एंड वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट? उसके बाद बात आती है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो तो साई स्क्वायर नहीं, तो इसलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कहने का मतलब इसको कहीं ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बिना इसके साई स्क्वायर कैसे होता, जब साई नहीं है तो साई का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। साई स्क्वायर किया, साई स्क्वायर आपको क्या बताता है, दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वो मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, या मैं ये कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, दूर है, क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी नहीं है, वो चीज। अगला पॉइंट साई स्क्वायर जब आप अलग अलग पॉइंट्स पे निकालोगे ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स पे आपने साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद जब आप उसको सबको कहना चाहिए इकट्ठा करोगे या क्लब करोगे, तो आपका एक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कहना चाहिए एरिया आ गया ना, जहां पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं कह सकते लेकिन प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो वो जो एक पूरा स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, जो कि बोहर के मॉडल में ऑर्बिट के नाम से था ना पहले, ये नहीं था। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है। ऑर्बिट क्या था आपका, सिर्फ सर्कुलर मोशन को लेके था, है ना। ऑर्बिटल आपका 3D मोशन इलेक्ट्रॉन का शो करता है कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, चारों दिशाओं में, ठीक है। अच्छा जी, तो साई यहाँ पे हम मैथ्स की कैलकुलेशन में चारों दिशाओं में नहीं कहेंगे, 3 दिशाओं में कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो ऐसा ना सोच लेना कि मैम ने तो कहा था चारों दिशाओं में, ये चौथी दिशा कौन सी है, डोंट वरी, वो तो इन जनरल हम कहते हैं चारों दिशाओं में, ठीक है। अच्छा, साई वेव फंक्शन आपका फिर क्या कहलाता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्योंकि साई स्क्वायर आपकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो वहीं से आपका नाम डिराइव हुआ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कैलकुलेशन से जब आप कैलकुलेट करते हो, वैसे भी काफी सारे वेव फंक्शन है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ओवरऑल एटम में आपके काफी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपको ऑलरेडी पता है। हम ये अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे कि ऑर्बिटल्स क्या है, सब शेल क्या है, शेल क्या है ना, वहां जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऑर्बिटल्स काफी सारे कैसे हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। तो पॉइंट्स के बाद अब बात आती है कि एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन जब आप उस पूरी इक्वेशन का निकालोगे ना, तो मैंने कहा ना उसमें कुछ वैल्यूज आएंगी आपकी, कैलकुलेट उसको सॉल्व करके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी जो हैं वो आपकी क्या शो करती हैं, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है ना आपके हाइड्रोजन एटम में, उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी शो करती है एक्चुअली, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, लेवल्स विच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑक्यूपाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को बताता है। वो जितनी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे वो सारी वैल्यूज वही बताती हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हो, आइजन वैल्यूज, ठीक है। आइगन भी बोलते हैं कई लोग आइजन बोलते हैं, वो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत स्टाइलिश भी नहीं होना है ना, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि हाँ ठीक है पता ही ना हो, बट यू शुड नो कि उसका नाम क्या है, ठीक है। आइजन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन क्या कहलाता है, आइजन फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों पता होना चाहिए, जो वेव फंक्शन है आइजन फंक्शन, वैल्यू ऑफ एनर्जी आइजन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी जो आपने कैलकुलेट की कई सारी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंड जो उसके वेव फंक्शन है, जहाँ के इलेक्ट्रॉन मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो सब आपका सारी चीजें आप बता सकते हो बाय सेट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स आपके क्या है, क्वांटम नंबर। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हो उससे आप 3 क्वांटम नंबर मतलब सेट आता है 3 क्वांटम नंबर्स का, जिससे कि आपको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है ना, किस हाल में है। तो बेसिकली वही था जो मैं आपसे कहना चाह रही थी स्टार्टिंग में, कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस वो हमें कौन बताते हैं, क्वांटम नंबर्स बताते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक ऐसे सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं जिनकी मदद से हमें ये पता लगता है, या कह सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगती है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में प्रेजेंट है। अब उसमें क्या क्या पता लगता है, उसकी लोकेशन, फर्स्ट थिंग लोकेशन मतलब फर्स्ट शेल में है, सेकंड में, थर्ड में, कहाँ है भाई, एनर्जी का पता लगता है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल जिसमें वो प्रेजेंट है वो पता लगता है, शेप का पता लगता है, ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन कैसी है, वो सब पता लगता है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ से आपको कैसे पता लगती हैं, क्वांटम नंबर से, ठीक है। पहली बात, ऑर्बिटल्स आप एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हो, जैसे अभी हमने पढ़ा ना ऑर्बिटल क्या चीज है
पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ऑर्बिटल। अभी हमें पता लगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि वो जो इलेक्ट्रॉन डॉट्स हैं, याद है मैंने कहा था उसको अगर हम क्लब कर लें तो एक तरह का आपका एक एरिया रीजन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे 3D एरिया, जिनको कि हम ऑर्बिटल कहेंगे, जिसको हम, है ना। तो ऑर्बिटल को आप आपस में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसा उसका साइज है, शेप कैसी है उसकी, है ना, ओरिएंटेशन कैसी है, किस डायरेक्शन में है, इस रिगार्डिंग इन 3 चीजों से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वही 3 चीज आपके क्या है, 3 क्वांटम नंबर। उसके अलावा चौथा क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर्स याद रखो 4 है, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स आप कह सकते हो। तो चौथा क्वांटम नंबर आपका क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन एक तो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और न्यूक्लियस के आसपास भी कहीं ना कहीं भिन भिना रहा है ना। तो हम उसे कह सकते हैं रिवॉल्व कर रहा है, या जो भी आप कह लें, एक मधुमक्खी की तरह वो न्यूक्लियस के आसपास भिन भिना रहा है। तो वो दोनों चीजें जब आप क्लब करेंगे तो आपको पता लगेगा रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों होती है इलेक्ट्रॉन की, एंड जो रोटेशन है वो आपकी पता लगती है किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्वांटम नंबर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 क्वांटम नंबर, पहले 2, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगले 2 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज दैट टॉपिक जो कि कहना चाहिए मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बस करना क्या है, बहुत बार बच्चों को, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब आपको पता लगेगा, कंफ्यूजन रह जाती है, एस क्या है, एस सबशेल, पी सबशेल, सबशेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही सिंपल नोट्स के मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, और सिंपल तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ क्वांटम नंबर, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वांटम नंबर। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, साथ साथ पढ़ते भी जाइए, नोट डाउन भी करते जाइए, जहां टाइम लग रहा है वहां पॉज कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन, है ना। तो ये चारों में से कहना चाहिए कि मेन है। मेन का मतलब क्या है, ये हमें क्या चीज ऐसी है जो मेनली बताता है। देखो, पहले तो आपको चारों क्वांटम नंबर के नाम पता होने चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए, और हर क्वांटम नंबर क्या बता रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से आप उसको डिनोट करते हो, उसका कहना चाहिए आपको सिंबल है एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, ठीक है, जिससे कि आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। क्या क्या बताता है, देखिए मैंने आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो एन टेल्स अबाउट, क्या बताता है, पहली चीज कौन सा एनर्जी लेवल है या कौन सा शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पहली चीज मेन शेल बताता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन सा मेन शेल है, एनर्जी लेवल है वो बताता है। फिर बताता है आपका कि मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो, इसी चैप्टर में आप स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो, है ना, आपको याद है उसमें लाइंस आती थी, और मैंने आपको बताया था वो लाइंस आगे स्प्लिट होती हैं, है ना। 3 चीज मैंने आपको बताई थी, लाइंस, फाइन लाइंस एंड हाइपर फाइन लाइंस। पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने याद किया, ध्यान रखा या नहीं रखा, फिर से बता दे रही हूँ। स्पेक्ट्रम में आपकी जो मेन लाइंस हैं वो तो दिख ही रही हैं, वो आगे फर्दर स्प्लिट अप होती हैं, और वो आगे और फर्दर स्प्लिट अप होती हैं। तो मेन लाइंस, फाइन लाइंस, हाइपर फाइन लाइंस, ये आपकी जो स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि साइज बताता है, साइज ऑफ बताता है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से। एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बताता है। अच्छा जी, एनर्जी बताता है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कहाँ, स्पेशली कहना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम की। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिपल्शन या वो सारी चीजें काउंट नहीं करनी है ना। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जब प्रेजेंट है, या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वाले जो भी आपकी स्पीशीज आएगी वो, उसकी एनर्जी बताता है, जिसका फॉर्मूला आप पहले कर चुके हैं, है ना। बोहर वाले जो मॉडल में है ये फॉर्मूला पहले कर चुके हैं, -2π² m e⁻⁴ डिवाइड बाय n²h²। सारी चीजें आपको पता है, पाई कांस्टेंट है बताइए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n प्रिंसिपल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अप्रॉक्सीमेट एनर्जी कैलकुलेट करेगा। उसका रीजन क्या है, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी में देखो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए मल्टी इलेक्ट्रॉन में, उनमें आपस में कैसी इंट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, क्या हो रहा है, उसका फर्क पड़ेगा, है ना, एनर्जी पे, इस वजह से। उसके बाद आपका लास्ट ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी मेन शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, 2n² याद रखना है। फर्स्ट शेल n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप याद है आप फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 6, है ना, 2 8 8
वही चीज़ है ये। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, अगर मैं सपोज करो 2 पुट करती हूँ, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8 आया ना 8, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद n आपकी वैल्यू है कोई भी 1 2 3 4 जो भी आपकी एक जो कहते हैं ना कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें से, जो आपका डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी, एक्सेप्ट जीरो। जीरो इसलिए नहीं क्योंकि भाई कोई तो शेल है ना, पहला दूसरा तीसरा, जीरो नहीं है। और इसको आप कैसे शो करते हो, या तो आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कहते हो, या फिर आप शेल का नाम KLMNOP इससे बताते हो, है ना। और एनर्जी, उसके बाद एनर्जी ऑफ शेल का ऑर्डर, जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, K से ज़्यादा L से ज़्यादा M, तो ये एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कौन सा जो भी आपका शेल सब शेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, तो पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे ना। इसलिए तो एज n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये रहा पूरा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर हो गया, फटाफट से दूसरा क्वांटम नंबर करते हैं। ये मैंने पूरा क्वांटम नंबर ना आपको शॉर्ट में बताया है, इसलिए कि जस्ट आपको मेन पॉइंट याद रहे, जो कि आपको जस्ट पता होना चाहिए एंड अप्लाई करना आ सके। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब हमें अटेम्प्ट करना होता है, हम बहुत सारा कुछ अगर ज्ञान लेके मतलब एक्स्ट्रा फालतू का अगर हम डंप करके चलते हैं दिमाग में, वो कभी काम नहीं आता, वो उल्टा खिचपिच करता है, खिचड़ी पकाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप टू द पॉइंट पढ़ें, काम की चीज़ पढ़ें। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। दूसरा क्वांटम नंबर, दूसरे क्वांटम नंबर का भाई बहुत सारी उसके अलग अलग नाम हैं। कैसे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी हम उसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। 1 2 3 4 नाम है उसके, सब लोग घर में उसको अलग अलग नाम से लगता है बुलाते हैं। ठीक है, तो एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडरी, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, चारों नाम आपको पता होने चाहिए। और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से करते थे ना, ये है आपका L। ठीक है, स्मॉल l, कैपिटल L नहीं स्मॉल l, क्योंकि कैपिटल L का केमिस्ट्री में कुछ और मतलब है, मतलब वो भी आप आगे किसी टॉपिक में जाके पढ़ोगे, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको बस याद क्या रखना है, स्मॉल l। ओके, अब ये क्या क्या बताता है भाई, वो बताता था शेल, ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल। शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ये कड़ी पता होनी चाहिए। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब शेल्स बताएगा ये मेन शेल में जो कि प्रेजेंट हो। उसके बाद वो बताएगा एंगुलर मोमेंटम, नाम से ही पता लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम नाम दिया गया है तो अपना काम भी तो करेगा ना। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बता रहा है, किसी भी सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होगा उसका। ठीक है, अच्छा जी, रिलेटिव एनर्जी बता रहा है, काफी सारे जो भी आपके सब शेल्स हैं रिलेटिव एनर्जी बता रहा है उनकी, मतलब कंपैरेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव है। उसके बाद और क्या बता रहा है, शेप्स बता रहा है सबशेल की, कि सबशेल दिखने में कैसा है। मैंने कहा था ना उसका घर दिखने में कैसा है, वो वाली चीज है। तो एक शेल के अंदर क्या है, सबशेल, सबशेल के अंदर है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी आपका आएगा। ऑर्बिटल आपका पता लगता है तीसरे क्वांटम नंबर से, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइज आपका पता लग रहा था एन की वैल्यू से, एल की वैल्यू से क्या पता लग रहा है, शेप। ठीक है, और उसके बाद वो बताता था मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, ये बताएगा, ये एक्सप्लेन करेगा फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बारी आई उस पार्ट की जहां से आपको बच्चे इसको न्यूमेरिकल कहते हैं, बट एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने को आता ही आता है। एल की वैल्यू कैसे निकालनी है, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, अब ये 0 to n-1 क्या है भाई, मतलब देखो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है ना, फर्स्ट शेल है। l की वैल्यू क्या होगी 0 और n-1, n क्या था 1, 1 - 1 0, राइट। तो यानी एक ही वैल्यू हो सकती है कितनी, 0, l इज इक्वल टू 0। और वो ये अगर आप जगह या देख लो, या एक आप ये कह सको कितने सब शेल हैं पहले शेल में, एक सब शेल। ठीक है, आगे देखिए n की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 हो गया मतलब सेकेंड शेल, उसमें कितने सब शेल होते हैं आपको पता है ना। देखो ऐसे याद रखो, कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये क्या है, सबशेल्स हैं, या सबशेल्स में आप क्या कहते हो ऑर्बिटल्स हैं। तो सबशेल और ऑर्बिटल के नाम एक जैसे ही हैं, SPDF। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा अभी, लेकिन वो क्या है, दूसरे वाले सब शेल में आपके 2 ही है ना, तो यहाँ पे भी देखो 2 ही वैल्यू आ रही है। कैसे आई, 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक, n क्या था 2, 2 - 1 1, 0 से लेके 1 तक।
ऐसे ही थर्ड शेल में n इज इक्वल टू 3, 0 से लेके n-1 2 तक, 0 1 2, तभी तो थर्ड शेल में 3 होते हैं, 3s 3p 3d, ठीक है। उसके बाद 4 में ऐसे ही 0 से लेके n-1 3 तक, 0 1 2 3 p d, मतलब फोर्थ आप शेल में जाओगे तो s p d f चारों हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये था आपका कहना चाहिए कि कैसे आप L कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। शेल से हमें पता लगा कौन सा n, उसका n का नंबर क्या है, फिर L का नंबर पता लगा, और उससे हमें क्या पता लग रहा है कि कितने आपके सब शेल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक सिंगल जो L की वैल्यू है वो हमें क्या बताता है, डिफरेंट सब शेल, ठीक है ना। डिफरेंट सब शेल पता लग रहा है, आप देख सकते हो। तो L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। 0 है तो मतलब S सब शेल, 1 है तो P D F G H। सो L की वैल्यू आप जो भी ले रहे हैं, मतलब यहाँ 0 1 2 जो आपका आ रहा है वो क्या मतलब है, सेकेंड शेल देखो, इसका L का 0 भी था और 1, तो 0 का मतलब क्या था S, 1 का मतलब क्या है P। सेकेंड शेल में क्या होता है 2S 2P, यही होता है ना। थर्ड में 3S 3P 3D, ठीक है, 4S 4P 4D 4F, ठीक। तो ये हो गया आपका L। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर में कुछ और चीजें हैं, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर में जो आपको और पता होनी चाहिए, वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा 2 क्वांटम नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज और, अब देखिए SPDF का नाम क्या है, वैसे आगे भी है SPDF GH, बट आपको मोस्टली नाम अगर कभी कभार पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है S किस पे बेस्ड है। S का मतलब शार्प, B प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल, जस्ट नाम है जिनके बेसिस पे सबशेल ऑर्बिटल का नाम दे दिया गया। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढना, हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता है। अच्छा, फर्स्ट शेल का खाली एक ही सबशेल है, हमने पढ़ लिया ना, L इक्वल टू जिसकी 0 वैल्यू थी S सबशेल। सेकेंड शेल में क्या था 0 1, 0 क्या था S, और 1 वाला P सबशेल, यानी ये 2S हो गया, ये क्या हो गया 2P, ठीक है जी। फिर 3S 3P 3D, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम जनरलाइज कर दें तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एनी मेन शेल, यानी प्रिंसिपल शेल किसके बराबर है, जितना उस प्रिंसिपल शेल का नंबर है, यानी मेन शेल का n की वैल्यू जितनी है ना उतना ही। देखो कैसे, n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी कितनी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, वाह 1 2 3, 3 जगह, मतलब 3 वो सबशेल्स हो गए ना, n की वैल्यू 2 तो 2। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जितने नंबर ऑफ जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका होगा n की वैल्यू, उतने ही उसमें सब शेल हैं। सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड में 3, 4 में आगे कितने हैं 4, ठीक है। इसलिए एनर्जी का ऑर्डर आपको इसका भी पता होना चाहिए, जो आप सब शेल्स पढ़ रहे हो उनके लिए SPDF, F की वैल्यू सबसे ज्यादा एनर्जी की, ठीक है। अब बात आई एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ये उसका फॉर्मूला है स्मॉल l l+1 ब्रैकेट में, ठीक है, एंड h/2π या h का इसको कहते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे आप ध्यान दो जरा, यहाँ पे सिर्फ l की वैल्यू है ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम खाली किस पे डिपेंड करेगा, l की वैल्यू पे, n से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि 1s 2s इनके सबके लिए s सबशेल है, यानी सबके लिए l की वैल्यू सेम होगी, है ना 0। तो इनका सबका, इनमें जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसमें सेम एंगुलर मोमेंटम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फर्स्ट शेल का है, सेकेंड का है या थर्ड का है। ये याद रखना, ये ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको पता लगाना है किसी इलेक्ट्रॉन का, कोई फर्क नहीं पड़ता वो फर्स्ट शेल में है, सेकेंड में है या थर्ड में है, अगर सब शेल सेम है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम, यानी अगर L की वैल्यू सेम है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम। इसीलिए 1s 2s 3s 4s इनमें सब में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उनकी सबकी सेम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। ये था जी आधा अधूरा थोड़ा सा पता इलेक्ट्रॉन के बारे में, और जो बचा कुछ पता है एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, वो हमें अगली वीडियो में पता लगेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक के लिए। एंड बस आपको तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस करके रखो गाइज, भर भर के लाइक करो एंड शेयर करो जहां भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप स्टोरी पे कर सकते हो, व्हाट्सएप फ्रेंड्स के बीच में कर सकते हो, फेसबुक स्टोरी लगा सकते हो। डू सपोर्ट मी एंड जैसे आप आज तक अपना प्यार, केयर एंड सपोर्ट शो करते हैं, आगे भी करते रहिए। इंस्टाग्राम पेज आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया होगा, ठीक है, जाइए देखिए, प्लीज फॉलो कीजिए, और FB पेज को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए एंड फॉलो नहीं करना, लाइक कीजिए FB पेज को,
क्योंकि वहाँ लाइक फॉलो दोनों का बटन होता है, बट आपने लाइक करना है, लाइक करेंगे तो फॉलो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस रेगुलरली ट्राई किया करो, जो भी डालते हैं हम आपके लिए डालते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता रहे उसके लिए डालते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट इन एडवांस एंड कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर।